आपके सिलेबस में यूनाइटेड नेशंस का एक टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है। इस टॉपिक के बारे में आपने क्या क्या स्टडी करना है। सबसे पहले आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा पता होना चाहिए। उसमें वीटो पावर के बारे में पता होना चाहिए कि वीटो पावर कौन कौन सी कंट्री के पास है, ठीक है। देन आपका कौन कौन सी कंट्री जो है इसके प्रिंसिपल इसके मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। देन इसके प्रिंसिपल ऑर्गन कौन कौन से हैं और उन ऑर्गन के फंक्शन क्या है। देखो जो भी हम करेंगे वो सिलेबस स्पेसिफिक ही हमने चीज़ें करनी है। पहले यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ना है, वीटो पावर किस किस के पास है, कौन सी कंट्रीज़ का मेंबर है और कौन से इनके इसके ऑर्गन हैं और उनके फंक्शन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। देखो व्हाट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका एक पूरे वर्ल्ड की जाने की पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। और इससे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो थी लीग ऑफ नेशन, ठीक है। लीग ऑफ नेशन को ही रिप्लेस करके आपका बना था क्या, यहाँ पे आपका यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। लीग ऑफ नेशन कब बनी थी, देखो जब आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ उसके बाद बनी आपकी लीग ऑफ नेशन, ठीक है। ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया ताकि फिर से पूरे वर्ल्ड लेवल पे कोई भी आपका यहाँ पे वर्ल्ड वार ना हो, है ना, फिर से कोई लड़ाई ना हो, है ना। उस वजह से लीग ऑफ नेशन बनी थी। लेकिन उसके बाद क्या बना, लीग ऑफ नेशन के बाद बना यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के चार्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका चार्टर को साइन करा गया था 26 जून 1945 को, ठीक है। और इसकी जो मीटिंग जो थी वहाँ पे 15 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव आए थे जिन्होंने जो रिप्रेजेंट करते थे 2/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन, ठीक है। जो नेम है यूनाइटेड नेशन ये दिया था यूएस के प्रेसिडेंट थे उस समय जो रूजवेल्ट, इन्होंने यह नाम दिया था यूनाइटेड नेशन, ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा ये जो चार्टर है, चार्टर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें लिखा होगा कि यूनाइटेड नेशन का क्या काम है, किस तरह से ये फंक्शन करेगा, किस किस तरह से कौन किस किस चीज़ों पे ये कंट्रोल करेगा, वो हो गया इसका चार्टर। अच्छा ये जो चार्टर या हम कॉन्स्टिट्यूशन बोले, ये इसको फॉर्म करा गया था कहाँ पे, वाशिंगटन में, ठीक है। डम्बॉर्टन ओक्स करके एक प्लेस है वहाँ पे इसको बनाया गया था इसके चार्टर को, ठीक है जी। किस किसने बनाया था, यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, यूएस और चाइना ने। फॉर्मली ये कब आपका एग्जिस्टेंस में आया इसका चार्टर, ये आया था 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। अच्छा फर्स्ट रेगुलर सेशन जो हुआ था यूनाइटेड नेशन का वो आपका हुआ था लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में 1946 में। ट्रैगली जी हमने पहले भी पढ़ा था, नॉर्वे कंट्री से ये थे, इनको पहला सेक्रेटरी जनरल चुना गया। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन कौन थे, ट्रैगली ली, नॉर्वे कंट्री से ये थे, ठीक है। अब देखो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, देखो हेडक्वार्टर इनका है न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक है जी। कहाँ पे है, अमेरिका में है, न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है जी। ये आपने ध्यान नहीं रखना कितने स्टोरी बिल्डिंग है, ये आपने ध्यान नहीं रखना है। फ्लैग के बारे में देखना है, ये यूनाइटेड नेशन का फ्लैग है, ठीक है जी। वाइट कलर का ये फ्लैग रहता है। अच्छा कब अडॉप्ट करा गया था, 20 अक्टूबर 1947 को, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्लैग के बारे में बस यही चीज़ें याद रखनी है आपने। इसके पर्पज़ के बारे में देखो, इसका पर्पज़ क्या है, मेन काम मकसद क्या है यूनाइटेड नेशन का। देखो इसको 4 ग्रुप में डिवाइड करा गया है। पहला जो इसका पर्पज़ है कि हमने सिक्योरिटी को देखना है। यूनाइटेड नेशन पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में सिक्योरिटी को देखेगा कि सिक्योरिटी के रिलेटेड कहीं पे लड़ाई नहीं लग रही किस तरह से, है ना। फिर दूसरा देखेगा जस्टिस, कहीं पे भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, जस्टिस के रिलेटेड बात करेगा, है ना। किसी कंट्री में अगर जस्टिस नहीं होता किसी से तो यूनाइटेड नेशन में वो जाके वो कर सकता है, ठीक है। देन ये वेलफेयर के रिलेटेड करेगा, अलग अलग प्रोग्राम चलाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। देन ह्यूमन राइट्स की बात करेगा, ठीक है जी, ओके। फिर और ये क्या करेगा, 3 इसके न्यू ऑब्जेक्टिव्स भी बाद में डाले गए। पहला था डिसआर्म, डिसआर्म का मतलब जो बड़े बड़े वेपन हैं उनको कम करना है, बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देने अलग अलग कंट्री को, है ना, ताकि इससे कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो जाए। फिर डीकोलोनाइज करना ताकि कोई कंट्री जो है दूसरी कंट्रियों पे जो कैप्चर ना कर ले, है ना। जैसे ब्रिटेन ने कॉलोनियाँ अपनी बनाई थी अलग अलग कंट्री में, तो उनको क्या करना, डीकोलोनाइज करना, ठीक है। और डेवलपमेंट, ये इसके 3 न्यू ऑब्जेक्टिव रखे थे यूनाइटेड नेशन में। अच्छा वन ऑफ द प्रिंसिपल जो है यूनाइटेड नेशन का वो ये है कि ये कभी भी किसी भी कंट्री में उसके इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है जी। जैसे किसी भी कंट्री का अगर कोई इंटरनल अफेयर है, इंटरनल उनका कोई मामला है किसी कंट्री में, तो उसमें यूनाइटेड नेशन कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज याद रखना, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है। देखो ये आपके सामने लिखा हुआ है लेकिन हम इसको ट्रिक से करेंगे। ट्रिक का मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने साइड पे। ट्रिक का नाम है फेसर, FACER,
ERS, ठीक है जी। तो F से आपने याद रखना है आपकी फ्रेंच, A से आप याद रखेंगे अरबिक, C से आप याद रखेंगे चाइनीज़, E से आपकी इंग्लिश, R से आपकी रशियन और S से आपकी स्पेनिश। तो टोटल जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की वो है आपकी 6, ठीक है जी। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं फेस और इसकी ट्रिक, ओके। ये हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज। अच्छा, एडमिशन ऑफ मेंबर ये कैसी होगी? देखो, जो न्यू मेंबर को एडमिट करा जाएगा जनरल असेंबली में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अलग अलग ऑर्गन है, वो हम आगे देखेंगे। देखो, सिक्योरिटी काउंसिल अगर रिकमेंड करती है, वो कहती है कि किसी इस कंट्री को आप जनरल मतलब यूनाइटेड नेशन का पार्ट बना दो, तो फिर इसको जनरल असेंबली में एडमिशन मिलेगी, यानी कि उसको मेंबर बनाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी जो प्रेजेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन के वो है 193, ठीक है। साउथ सूडान जो है ये लेटेस्ट मेंबर बना था यूनाइटेड नेशन का, लेकिन आप एक बार सर्च करके देख सकते हैं कोई और कंट्री तो नहीं ऐड हुआ, ठीक है। अच्छा, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्गन। आई एम एक्सपेक्टिंग कि क्वेश्चन आपका ऑर्गन के ऊपर पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपने याद रखना है यूनाइटेड नेशन के कितने ऑर्गन हैं। प्रिंसिपल जो मेन जो इसके ऑर्गन है वो है 6, ठीक है। बड़ा आसान है, आपने याद रखना है 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज और 6 ही इसके प्रिंसिपल ऑर्गन, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गन है उनके नाम ध्यान में रखो। पहला है जनरल असेंबली, फिर है आपका सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। देन आपका फोर्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिफ्थ है आपका ट्रस्टशिप काउंसिल एंड द सिक्स वन इज यूर सेक्रेटेरिएट, ठीक है। अब हम इनके देखो फंक्शन के बारे में भी देखेंगे। मैंने आपको यहाँ पे सिलेबस में बताया कि आपने देखना है प्रिंसिपल ऑर्गन कौन कौन से हैं। 6 इसके प्रिंसिपल ऑर्गन है और उनके फंक्शन। अब हम इनके फंक्शन को यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जनरल असेंबली। देखो, जनरल असेंबली का क्या रहेगा, जितने ऑल मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं ना कंट्रीज, वो सारे के सारे जनरल असेंबली का पार्ट होंगे। हर एक मेंबर नेशन क्या कर सकता है, 5 डेलीगेट सेंड कर सकता है अपनी जनरल असेंबली में, ठीक है जी। और हर एक नेशन के पास सिर्फ एक ही वोट होगा। अगर इसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूं, देखो सपोज करो ये आपकी जनरल असेंबली होंगी, इसमें जितनी भी कंट्री हैं, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ डॉट डॉट से, जितनी भी कंट्री यूनाइटेड नेशन का मेंबर होंगी वो आपकी जनरल असेंबली का भी पार्ट होंगी। और हर एक कंट्री वो क्या कर सकती है, अपने 5 मेंबर यहाँ पे जनरल असेंबली में सेंड कर सकती है। लेकिन हर एक कंट्री का एक ही वोट होगा। अगर किसी मैटर पे यहाँ पे वोटिंग होती है तो हर एक कंट्री एक ही वोट होगा कंट्री का, ठीक है जी। कोई भी कंट्री 2 वोट नहीं डाल सकती वहाँ पे। अच्छा, जनरल असेंबली जो है ये इनकी मीटिंग होती रहती है रेगुलर, हर साल इनकी मीटिंग होती है, सितंबर मंथ में इनकी मीटिंग होती है, ठीक है। देन जो दूसरा ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। देखो, सिक्योरिटी के काउंसिल के नाम से ही आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि ये सिक्योरिटी के रिलेटेड जितने भी आपके मामले होंगे, जितनी भी बातें होंगी वो यहाँ पे करी जाएंगी, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, यानी कि एग्जीक्यूट करेगी, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उनको एग्जीक्यूट करा जाएगा। देखो, टोटल जो मेंबर है ना सिक्योरिटी काउंसिल के, वो आपके हैं 15 मेंबर, 15 मेंबर है। उसमें से 5 मेंबर जो हैं वो क्या है, परमानेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 10 जो मेंबर है वो क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के। अब आपने 5 परमानेंट मेंबर के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से 5 परमानेंट मेंबर हैं, वो है आपके चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए। ये 5 आपके क्या हैं, यहाँ पे परमानेंट मेंबर हैं। अच्छा, अब देखो मैंने बोला कि 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर है। देखो, ये जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ना, इनको जनरल असेंबली में 2 साल के लिए क्या करा जाता है, इलेक्शन, इनको इलेक्ट करा जाता है। यानी कि जितने भी देखो यूनाइटेड नेशन के जितने भी कंट्रीज का मेंबर है ना, उनमें से रोटेशन वाइज, उसमें से मतलब हर रोटेशन वाइज नहीं, सॉरी, उसमें से जो मेंबर होते हैं उनको इलेक्ट करा जाता है, चुना जाता है नॉन परमानेंट मेंबर के लिए। जैसे देखो, जैसे इंडिया है, इंडिया को काफ़ी बार चुना जाता है। इस बार भी जब वोटिंग हुई थी तो मैक्सिमम कंट्री ने इंडिया को वोट करा था कि हम इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर के लिए यहाँ पे इलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो ये बन गए नॉन परमानेंट मेंबर, और नॉन परमानेंट मेंबर रहेंगे सिर्फ 2 साल के लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो परमानेंट मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, इनके पास होती है बिटो पावर, ठीक है जी। बिटो पावर मतलब कोई भी जो मैटर होगा, अगर मेजोरिटी ऑफ द मेंबर फेल कर जाते हैं उसको कैरी करने में, तो अगर कोई भी बंदा, देखो अगर मान लो ये जो 5 मेंबर हैं, अगर ये कहते हैं कि हमने कोई एक वर्ल्ड लेवल पे कोई डिसीजन लेना है, तो अगर सपोज करो 5 मेंबर अगर यस बोलेंगे तो वो डिसीजन लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा। जैसे सपोज करो, अब बात होती है इंडिया को यूनाइटेड नेशन का
परमानेंट सीट देने के लिए कि भाई इंडिया को क्या कर दो, परमानेंट मेंबर बना दो यूनाइटेड नेशन का, यानी कि 5 से 6 कर दो। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर ये पांचों मेंबर बोलेंगे यस कि हम चाहते हैं इंडिया बन जाए, तो इंडिया को बना दिया जाएगा। लेकिन अगर एक भी मेंबर अपनी वीटो पावर यूज़ करता है, ठीक है, वो कहता है कि इंडिया नहीं बनना चाहिए, तो इंडिया नहीं बन पाता। तो अभी तक इंडिया क्यों नहीं बन पाया, इसका रीज़न ये है कि चाइना जो है वो अपनी वीटो पावर यूज़ कर लेता है और इंडिया को अब उसका मेंबर यूनाइटेड नेशन का जो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का वो नहीं बनने देता। ठीक है जी, तो ये होगी आपकी वीटो पावर के रिलेटेड। देन आपकी आती है इसका जो थर्ड ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, दैट इज यूअर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अच्छा, इस ऑर्गन को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है इकोसोक। ठीक है, इसमें आपके जो टोटल मेंबर रहेंगे वो रहेंगे 54। ठीक है जी, जितने भी मेंबर इलेक्टेड मेंबर हैं उनमें से 54 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। ठीक है जी, ओके। अच्छा, इनका मेन फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन है कि हमने वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन को अचीव करना है। इंटरनेशनल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं स्पेसिफिकली आपकी इकोनॉमी के रिलेटेड, ठीक है जी, सोशल जो समाज में सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं कल्चर को लेके, और ह्यूमैनिटेरियन जो भी असिस्टेंस कहीं पे चाहिए, सपोर्ट चाहिए, उनके रिलेटेड जितनी भी जो प्रॉब्लम है उनके लेकर हमने क्या करना है, एक कोऑपरेशन को अचीव करना है ताकि हम वहाँ पे डेवलपमेंट कर पाएँ इकोनॉमिक और सोशल कौंसल। ठीक है जी, इकोनॉमी के रिलेटेड वो सारी चीज़ें हम डेवलपमेंट करवा पाएँ। ठीक है, 1/3 जो इस कौंसल के जो मेंबर हैं उनको इलेक्ट करा जाता है हर साल। जानने की मैं अगर आपको बताऊं, अगर मानो आपके पास टोटल इसके 9 मेंबर हैं, तो 9 में से 1/3 हर साल इलेक्ट करे जाएंगे, यानी कि 3 मेंबर हर साल इसके इलेक्ट होते हैं। ठीक है जी, अच्छा, और हर जितने मेंबर कितने साल के लिए ये होते हैं, 3 साल के लिए। ठीक है, हमने पढ़ा कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर के अलावा जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं 10, उसमें से उनको चूज़ करा जाता है 2 साल के लिए। लेकिन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में जो आपके मेंबर होते हैं उनको इलेक्ट करा जाता है 3 साल के लिए। ये डिफरेंस आपने ध्यान में रखना है। देन आपका आता है यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके नाम से ही आप बात कर सकते हैं जुडिशरी के रिलेटेड, यानी कि जस्टिस के रिलेटेड जितने भी आपके केसेस होंगे वो आपके यहाँ पर आएंगे वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको बताऊं, जैसे अभी रशिया यूक्रेन में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो वहाँ पे वॉर चल रही है, उस वॉर को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यहाँ दोनों कंट्री ने केस डाला हुआ है। यूक्रेन कहता है कि रशिया ने अटैक करा, रशिया हमारे पे वो कर रहा है, और रशिया कहता है कि यूक्रेन जो है ये गलत तरीके से मतलब यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर है उसका वायलेशन कर रहा है। मतलब आप ये समझो कि जो वर्ल्ड लेवल पे जो कन्फ्लिक्ट होंगे, वर्ल्ड लेवल की जो बातें होंगी, वो आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे केसेस। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशन का अगर पूछा जाए जुडिशियल ऑर्गन कौन सा है, वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका जो हेडक्वार्टर रहेगा वो आपको मैंने बताया हैग्यू, एक सिटी है नीदरलैंड्स में, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर रहेगा। इस कोर्ट में आपके 15 जज रहते हैं। ठीक है जी, और इन जज को इलेक्ट करा जाता है 9 ईयर के लिए, 9 साल के लिए। और इनको कौन इलेक्ट करता है, जनरल असेंबली। जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल इन 15 जजेस को यहाँ पे इलेक्ट करता है। ठीक है जी, अच्छा, आउट ऑफ 15 जज, 3 जो जज होंगे वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होंगे, 2 जो होंगे वो आपके लैटिन अमेरिका से, 3 जज होंगे आपके एशिया कॉन्टिनेंट से, और 5 होंगे आपके वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट से, 2 आपके जज रहेंगे ईस्टर्न यूरोप से। जाने की ये नहीं होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट से हमने जज उठा लिए, ये जज को हमने इस तरह से मतलब इनकी डिवीज़न करी है कि हर एक वर्ल्ड के हर एक कोने से, हर एक जाने के कॉन्टिनेंट से आपके जज यहाँ पे इलेक्ट होकर आए। ओके, ठीक है जी, तो ये हुआ यूनाइटेड नेशन के बारे में। अब आपने देखना है 4 इंडियन जज जो हैं अभी तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपॉइंट हो चुके हैं। ये पहले देखो सर बेंगोल राव, ठीक है जी, फिर उसके बाद नगेंद्र सिंह, RS पाठक और दलवीर भंडारी। ठीक है जी, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट इसका जो ऑर्गन आता है वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है जी, इस काउंसिल में कितने मेंबर हैं, 14 मेंबर हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है जी, मतलब ट्रस्टीशिप काउंसिल में टोटल 14 मेंबर, और इन 14 में से 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर होंगे सिक्योरिटी काउंसिल के। ठीक है जी, अच्छा, फंक्शन क्या है ट्रस्टीशिप काउंसिल का, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि ये काम क्या करता है। इसका काम है इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप सिस्टम को सेफ गार्ड करना, इंटरेस्ट इनहेबिटेंट ऑफ टेरिटरीज, मतलब वो सारे एरियाज, वो सारी जगह यहाँ पे अभी तक जो जितने भी टेरिटरी में जो लोग रह रहे हैं
अगर कुछ ऐसे देखो एरिया है यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे किसी न किसी तरह से देखो, जो आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशन की जो फोर्सेस हैं वो काफ़ी जगह आपकी यहाँ पे डिप्लॉय करी गई हैं, ठीक है। जैसे पीओके रीजन में हो गया, मतलब जो कन्फ्लिक्ट वाली जगह पे है ना, जैसे इंडिया चाइना, मतलब इंडिया पाकिस्तान में जो पीओके वाला रीजन है वो एक कन्फ्लिक्ट वाला रीजन है, ठीक है। अगर कहीं पे लगता है कि इस एरिया को लेकर यहाँ पे लड़ाई हो सकती है, तो यूनाइटेड नेशन क्या करता है, अपनी फोर्स वहाँ पे डिप्लॉय कर देता है और कहता है दोनों कंट्री को कि भाई हमारी फोर्स रहेगी ना, आपकी रहेगी ना दूसरी कंट्री की, हम यूनाइटेड नेशन के वहाँ पे एम्प्लॉय रखेंगे। जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपने देखा होगा बड़ी सारी, जैसे आपने वो वहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों को मतलब टेरराइज करती हैं, तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन की फोर्स वहाँ पे डिप्लॉय कर दी जाती है, ठीक है। तो ये हुआ ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम। अब आता है आपका सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट ये जो है सबसे मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, जो क्या करेगा, यूनाइटेड नेशन की सारी एक्टिविटी को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। मतलब यूनाइटेड नेशन के जितने भी यूनाइटेड नेशन के काम हैं, अलग अलग ऑर्गन हैं, वो सारे का सारा जो उनका ऑफिस वर्क होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम होगा, वो सारा कहाँ करा जाएगा, सेक्रेटेरिएट में, ठीक है जी। सबसे मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस आपका यही रहेगा। अब देखो, सेक्रेटेरिएट को हेड करता है सेक्रेटरी जनरल, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अपॉइंट करा जाता है सेक्रेटरी जनरल को जनरल असेंबली के द्वारा। मतलब सिक्योरिटी काउंसिल एक पर्सन को रिकमेंड करेगी और जनरल असेंबली उसको अपॉइंट कर देगी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है जी। अच्छा, और ये सेक्रेटरी जनरल जो है ये 5 साल के लिए इसको इलेक्ट करा जाता है। अब आपने देखा होगा अभी जो सेक्रेटरी जनरल है वहाँ के एंटोनियो ग्यूटरस, ठीक है जी। तो ये है। अच्छा, अब आपने देखना है कि सेक्रेटरी जनरल जो है ये कौन कौन आपके रह सकते हैं। अभी देखो अब 2017 में ये सिलेक्ट हुए थे, तो 2017 से लेकर अब 5 साल अगर आप इसमें ऐड करो तो ये आपका बन जाता है, इसमें जो है आपके एंटोनियो गुटरेस अभी तक ये जो है, ये है आपके इसके यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल। कुछ इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन की एजेंसी हैं जिनके बारे में आपको जो है आपके सिलेबस में तो मेंशन नहीं करा है, लेकिन स्टिल यू कैन इन चीज़ों को देख सकते हैं कहाँ पे इनके हेडक्वार्टर क्या है और इनका पर्पस क्या है। जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो रहेगा आपका जिनेवा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड में एक सिटी है जिनेवा, वहाँ पर। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो है हेल्थ के रिलेटेड देखना पूरे वर्ल्ड लेवल पे। लेबर ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा लेबर और वर्कर की कंडीशन को इम्प्रूव करना, ठीक है। यूनेस्को, ये इसकी फुल फॉर्म याद रखो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी एजुकेशन, साइंस और कल्चर के रिलेटेड चीज़ों को देखेगी। फिर आपका आता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये आपका इसका हेडक्वार्टर आपको बीना में, ये देखेगी कि एटॉमिक एनर्जी का यूज़ हमने किस तरह से करना है, पीसफुल तरीके से करना है, ठीक है। फिर आपका आता है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, इसका हेडक्वार्टर आपका होगा न्यूयॉर्क में। तो इसका जो काम रहेगा चिल्ड्रन वेलफेयर के रिलेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने क्या करना है, उसकी डेवलपमेंट करनी है। फिर आपका आता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में, कि जितने भी रिफ्यूजीज हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है जी। इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर इस एजेंसी को, ठीक है। फिर आपका आता है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, इसका काम रहेगा कि पॉपुलेशन के रिलेटेड जो पॉलिसी बन रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको फार्मुलेट करना, बनाना। हेडक्वार्टर रहेंगे न्यूयॉर्क में। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड देखेंगी, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हेडक्वार्टर रहेंगे रोम, इटली में। फिर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड जिनेवा में। ट्रेड के रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो ये ऑर्गेनाइजेशन देखेगी। देन आपका आता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मॉन्ट्रियल एक सिटी है कनाडा में, वहाँ इसके हेडक्वार्टर हैं। ये सिविल एविएशन, ठीक है, इसके रिलेटेड देखेगी, ठीक है, सारे काम। फिर आपका आता है आईएमएफ, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वाशिंगटन डीसी में इसके हेडक्वार्टर हैं। ये जितने भी पैसे के रिलेटेड जो इंटरनेशनल होगा वो ये चीज़ें देखेंगी, किस कंट्री को लोन प्रोवाइड करना है, कितना करना है, वो सारी चीज़ें आईएमएफ के द्वारा देखी जाएंगी। देन आपका आता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, वाशिंगटन डीसी में इसका ऑफिस रहेगा। और ये फाइनेंस कॉरपोरेशन क्या करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। देन आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका जो हेडक्वार्टर है बर्नी में, ठीक है। इसका काम है पोस्टल सर्विस जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको इम्प्रूव करना। देखो आजकल तो आपके टेलीफोनिक सर्विसेज वेरियस मल्टीमीडिया आ चुका है, लेकिन पोस्टल सर्विस को क्या करना, इम्प्रूव करना, वो काम रहेगा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का। तो अब पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है या नहीं, तो वो आपने करना है कि इट इज़ एजेंसी है एक यूनाइटेड नेशन की। देन आपका आता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन।
नायरोबी केन्या में एक आपकी शहर है नायरोबी, वहाँ पे इसके हेडक्वार्टर है। इनका काम है कि इन्वायरमेंट के रिलेटेड कोऑपरेशन इंटरनेशनल लेवल पे उनको प्रमोट करना, ठीक है। देन आपका आता है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इसका काम है कि इंटरनेशनल रेगुलेशन सेट करना रेडियो के रिलेटेड, टेलीग्राफ, टेलीफोन, स्पेस, रेडियो कम्युनिकेशन, है ना। देखो मतलब हर एक कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं इंटरनेट वगैरह को लेके, तो इनको इंटरनेशनल लेवल पे सिमिलर तरह के रूल्स रेगुलेशन जो है सेट करना, वो काम होगा इस एजेंसी का, UNIDO का, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसी और देख लेते हैं हम यूनाइटेड नेशंस की, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर वेरी इंपॉर्टेंट इटली का शहर रोम में है। इसका ये काम रहेगा कि रूरल पॉपुलेशन जो है उनकी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना। देन आपका आता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर होंगे आपके यूनाइटेड नेशन की जो कैपिटल, यूनाइटेड स्टेट की जो कैपिटल है वाशिंगटन DC, वहाँ पर। और इसका काम रहेगा, देखो बैंक है ये रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का, ठीक है जी। कहाँ पे किस कंट्री में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना लोन प्रोवाइड करना है, वो ये काम करेगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जिनेवा में, इसका काम होगा इंटरनेशनल प्रमोट करना इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ वेल्थियर रिपोर्ट्स, ठीक है जी। देन आपका आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड के रिलेटेड ये सारी चीज़ें देखेगा। WTO जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर, मतलब ट्रेडिंग, वर्ल्ड ट्रेड जो होता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके रिलेटेड इंटरनेशनल रूल्स वगैरह बनाना। देन आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में। इसका काम होगा कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें क्या करना, प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करना, ठीक है जी। देन आपका इंटर गवर्नमेंट मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन, लंदन में इसका हेडक्वार्टर, कोऑपरेशन को प्रमोट करना टेक्निकल मैटर में, मैरीटाइम सिक्योरिटी में, ठीक है जी, सारी चीज़ों में। देन आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन DC में, और इसका काम होगा कि वर्ल्ड बैंक के साथ एफिलिएट की तरह काम करना, अंडर डेवलप कंट्री को क्या करना, हेल्प प्रोवाइड करना। देन आपका आता है यहाँ पे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, हेडक्वार्टर होंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल रेगुलेशन को सेट करना टेलीग्राफ, टेलीफोन, स्पेस, रेडियो कम्युनिकेशंस में। देन आपका आता है यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, रिसर्च वगैरह में आपकी फैसिलिटेट करना सारी चीज़ों को, ठीक है। देन आपका यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज, देखो पैलेस्टीन अभी भी आपको पता होगा, गाजा, इसराइल, पैलेस्टीन में ये जो वॉर चल रही है, वहाँ के जो रिफ्यूजीज हैं उनके लिए क्या करना है, यहाँ पर रिलीफ प्रोवाइड करना, ठीक है जी। देन आपका आता है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, ये न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर, पॉपुलेशन के रिलेटेड उनको पॉपुलेशन डाटा, उनके रिलेटेड पॉलिसी बनाना, उनके पॉपुलेशन के रिलेटेड जो भी प्रोग्राम होते हैं वो सारी चीज़ें चलाने का जो काम होगा वो होगा आपका UNFPA का, इनके हेडक्वार्टर। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको इनके हेडक्वार्टर पता होने चाहिए जितनी भी एजेंसी है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसी है जैसे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, IMF हो गया, इनके बारे में पता होना चाहिए, इनका फंक्शन क्या है। बाकी ओवरऑल जो आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन के बारे में, और उनके जो भी ये 6 जो हमने उसके पढ़े, देखो आपको 6 ऑर्गन हैं वो आपको पता होने चाहिए और उनके फंक्शन। सो दिस वाज द टॉपिक यूनाइटेड नेशन। वी होप कि यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो आपने थोड़ा सा न्यूज़ में भी कवर रखना है अभी क्या चीज़ें चल रही है। सो दिस वाज द टॉपिक, आई होप यू हैव क्लियर दिस टॉपिक। एनी डाउट यू कैन आस्क एनी थिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक ऑन वेरियस सोशल मीडिया, ओके।